रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो हमने किया उसके ड्रॉबैक क्या हैं? उसने एटम का मॉडल दिया था। उसने 3 ऑब्जर्वेशन की थी कि एटम के अंदर एक तो स्पेस है, खाली स्पेस ज़्यादा है, और एटम के सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है जो क्या काफ़ी डेंस है, और उसका नाम क्या दे दिया उसने? न्यूक्लियस दे दिया। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन ये बताया कि एटम के अंदर क्या एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके ड्रॉबैक क्या थे? द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है? दिस इज ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, देखो ध्यान से। ये एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, सेल और तीसरा ऑर्बिट, ये क्या है? और ये बीच में जो है न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अभी न्यूट्रॉन आपने पढ़ा नहीं, प्रोटॉन तो पढ़ लिया। पॉजिटिवली चार्ज है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इसके आउटरमोस्ट सेल में ये जो बाहर जो ऑर्बिट है, रास्ता है, सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब एक सेल में ये पहला नंबर सेल है, ये दूसरा नंबर सेल है, ये तीसरा नंबर सेल है। इन सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? पहले सेल में कितने होने चाहिए? दूसरे सेल में कितने होने चाहिए? तीसरे सेल में कितने होने चाहिए? ये लेटर ऑन डिस्कस किया। किसने? वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे किसने किया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक था कि रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। उसने जो ड्रॉबैक था उसका कि जो इलेक्ट्रॉन जो इस सेल में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, और इसकी ये उम्मीद नहीं थी कि वो स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है, वो समझ रहा था कि स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेबल नहीं थे। स्टेबल नहीं थे मतलब वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहे थे, स्टेबल नहीं थे, स्थिर नहीं थे। क्योंकि एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी जो मोशन हो जाएगी, वो मोशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेट हो जाएगी। एक्सेलरेट एक्सेलरेट का मतलब होता है वैसे इंक्रीज होना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, तो भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, अगर एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड हर पॉइंट पर बढ़ रही है, तब भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसमें स्पीड चेंज हो रही है। इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो उसके अंदर जो मोशन होगी वो एक्सेलरेटेड मोशन होगी, और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और जबकि सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज हो रही है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यहाँ पर रिवॉल्व होंगे सर्कुलर पाथ में, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कौन से चार्ज है? नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल हैं, अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं, लॉस करते हैं, और लॉस करने से क्या होगा? द रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली इनटू द फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एंड फिर क्या होगा? रेडिएट एनर्जी। रेडिएट एनर्जी का मतलब हो गया लॉस एनर्जी। तो ये क्या करेंगे? एनर्जी लॉस करेंगे, और जब ये एनर्जी लॉस करेंगे, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा? गिर जाएंगे कहाँ पर? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और जिसकी वजह से एटम शुड हाईली अनस्टेबल, और एटम क्या होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थिर हो जाएगा, उसकी स्थिरता खत्म हो जाएगी, और मैटर जो है एग्जिस्ट नहीं होगा अगर एटम स्टेबल नहीं है। एटम अगर स्टेबल नहीं है तो मैटर क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जैसे अब कहोगे जी कैसे न्यूक्लियस में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ इस सर्कुलर पाथ में आप चक्कर लगाते रहिए, दौड़िए, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करिए। एक चक्कर लगाओगे ठीक है, दो चक्कर लगाओगे ठीक है, तीसरे चौथे चक्कर के बाद आप जो है क्या नाम है चक्कर खाने लगोगे, और आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब चक्कर लगाते रहोगे, क्योंकि इसने तो चक्कर लगाते रहना है, लाइक सोलर सिस्टम की तरह। तो चक्कर लगाते रहोगे, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आप सीधा नीचे यहाँ पर इधर की तरफ गिरोगे। तो इसका मतलब
चोट लगने के चांस है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, लॉस करेंगे एनर्जी को और वो न्यूक्लियस में गिर जाएँगे और एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इस कमी को दूर करने के लिए टू ओवरकम द ड्रॉबैक द रदरफोर्ड बोहर मॉडल ऑफ एटम, तो इस कमी को दूर करने के लिए ये अलग है पॉइंट। इसके बाद कॉमा या फुल स्टॉप। द ओवरकम, इस कमी को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को कम दूर करने के लिए बोहर मॉडल ऑफ एटम बनाया गया था। और बोहर मॉडल ऑफ एटम ने क्या करा, ध्यान रखना। उसने क्या किया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट इसका मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट बनाया गया, उनमें क्या थी, एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी इस डिस्क्रीट ऑर्बिट मीन प्रोवाइड एनर्जी, मींस इसको बोल दिया गया एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिसमें उस ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। चार्ज पार्टिकल विल नॉट लॉस देयर एनर्जी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अलाउड टू इनसाइड द एटम। डिस्क्रीट ऑर्बिट बनाया दिया, स्पेशल ऑर्बिट बनाया। वो स्पेशल ऑर्बिट का मतलब हो गया कि इस ऑर्बिट में एनर्जी अपना सॉरी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, और उसको उसने बाद में नाम दिया एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल मींस जो इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 से। और ये जो ऑर्बिट है ये क्या, एक अलग अलग शेप है, एसपीडीएफ ये ऑर्बिट शेप है। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट बनाया गया और जिस नाम को एनर्जी लेवल दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल अपने एनर्जी लॉस नहीं करेंगे वाइल रिवॉल्विंग। पहला इसने ये बताया। दूसरा क्या दिया, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में इन वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला उसने एक डिस्क्रीट ऑर्बिट बनाया इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसके बाद उसने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। जब एनर्जी लॉस रेडिएट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके नहीं गिरेंगे, और न्यूक्लियस में आके नहीं गिरेंगे तो एटम वीक नहीं होगा, एटम कमजोर नहीं पड़ेगा, एटम मजबूत रहेगा। एटम मजबूत रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो इसका मतलब मैटर भी स्टेबल रहेगा, इट विल आल्सो एग्जिस्ट। तो ये रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को बोर्स ने दूर किया। तो एनर्जी, अब एनर्जी लॉस कब करेंगे, यहाँ पर उसने भाई एनर्जी तो है, लॉस कब करेगा, रिलीज या एब्जॉर्ब कब करेगा। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपने बताया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस एटम का वो पार्ट है जिसमें जिसमें पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, विच हैज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर भी बोलते हैं। मास नंबर ऑफ एटम, मास नंबर ऑफ एटम, मास नंबर ऑफ एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसे हम बोलते हैं मास नंबर। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो मास, एटम का मास आ जाता है। और लेकिन किसी किसी में एटम का मास बिल्कुल एग्जैक्ट, एक एक्सेप्शनल, सब में नहीं, तो अप्रोक्सीमेट आता है, जैसे पॉइंट में आता है, तो वो उनको छोड़ के अदरवाइज मास हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और ये जो ऑर्बिट है ये नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 2 दे दिया, ये नंबर 3 दे दिया। अब जरा ध्यान रखना बेटे, एनर्जी इमिटेड एंड और एब्जॉर्ब बाय एटम ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे, या तो रिलीज करेंगे, रिलीज इमिट मीन रिलीज करेंगे या गेन करेंगे। वो गेन या रिलीज, लॉस या गेन तभी करेंगे जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे, जब ट्रांसफर करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। अगर वो लोअर से अपर में जा रहे हैं तो एनर्जी क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें एनर्जी चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब दे गेन एनर्जी। इसका मतलब यहाँ एनर्जी कम है और यहाँ पर जाएंगे तो इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब जब लोअर से हायर में जाएंगे, एक नंबर से दो नंबर में जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ मींस बड़े सेल में जाएंगे तो वो एनर्जी गेन करेंगे, उनके अंदर ताकत आएगी। इसका मतलब, और जब ऊपर से नीचे आएंगे, सेल में नीचे आएंगे, हायर लेवल से नीचे लेवल में आएंगे तो एनर्जी लॉस होती है। क्योंकि जितना बाहर, जितने नंबर, देखो अंदर वाले में एनर्जी कम है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, इसके अंदर एनर्जी कम होगी, इसके अंदर एनर्जी कम होगी। जब यहाँ से यहाँ पर आएगा इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की जिसकी वजह से ये यहाँ पर आया। और यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन गलती से यहाँ आ जाता है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या हुई बेटे, लॉस हुई। एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। लॉस होने की वजह से ये कहाँ गया, हायर से लोअर लेवल में आ गया। तो ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल, इनको क्या बोला, एनर्जी लेवल।
एनर्जी लेवल, और इसको कैसे इंडिकेट किया, इसको एनर्जी लेवल 1, इसको एनर्जी लेवल 2, इसको एनर्जी लेवल 3। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 से 2 में आता है तो इसका मतलब उसने एनर्जी गेन की, और अगर 2 से 3 में आता है तो एनर्जी गेन की, क्योंकि उसने जंप किया है, उसने ऑर्बिट उसका बढ़ गया। अगर 2 से 1 में आता है तो एनर्जी लॉस की, 3 से 2 में आता है या 3 से 1 में आता है तो एनर्जी लॉस की, तभी वो सेल क्या हो गए, उसके कम हो गए। तो वो यहाँ पर, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इसी में रोटेट करेगा तो कभी एनर्जी लॉस नहीं करेगा, लेकिन जब उसे ऊपर जाना है तो एनर्जी तभी क्या होगी, गेन होगी। न्यूट्रॉन, एक तीसरा प्रोटॉन आपका डिस्कवर्ड हो गया था, जिसे डिस्कवर्ड किया था किसने, ई गोल्डस्टीन ने। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था, जिसने किया था जे जे थॉमसन ने। प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो 1932 में 1932 में जे चैडविक ने एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड किया। उस सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम है क्या था अभी बताएंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं है, एंड मास इज नियरली इक्वल टू दैट मास ऑफ प्रोटॉन। उसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। क्या नाम था उसका, न्यूट्रॉन। इसका मतलब एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो 1932 में जे चैडविक ने रिसर्च किया था, जे चैडविक ने डिस्कवर्ड किया था, जो किसी जो ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, उसका चार्ज कुछ भी नहीं था। लेकिन उसका जो मास था, किसका, न्यूट्रॉन का जो मास था, वो क्या था, इस प्रोटॉन के मास के बराबर था। इसका मतलब जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है। लेकिन प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 या 1840, पहले 2000 था अप्रोक्सीमेटली, फिर बाद में 1840 न्यूमेरिकल में आएगा। तो अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो 1840 लिखना है। 1840 टाइम ज्यादा था। इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपस में बराबर मास के हैं, दोनों कोई भारी हल्का नहीं है, दोनों बराबर वजन के हैं, भारी, दोनों का मास सेम है। लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका मतलब जब ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियस है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। लेकिन जो सेल में सब एटॉमिक पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका चार्ज नेगेटिव होता है। इसका मतलब सेल में, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं और जिसे बोहर्स ने एक नाम दिया, बोहर्स ने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल। और ये एनर्जी लेवल किसके नाम से था, डिस्क्रीट ऑर्बिट के नाम से। ये जो है इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। आपको जी कैसे, अभी आगे करेंगे। न्यूट्रॉन सब एटम में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता है। रीजन अभी बताएंगे, क्योंकि सबसे हल्का है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। किससे, स्मॉल एन से। द मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उन सबका मास को प्लस किया जाए तो मास ऑफ एटम आ जाएगा। तो इसका मतलब मास ऑफ एटम जो है वो किसके बराबर है, मास ऑफ एटम वो किसके बराबर है, जितने प्रोटॉन का मास है और जितने न्यूट्रॉन का मास है दोनों के मास को प्लस कर दिया जाए, दैट विल गिव द मास ऑफ एन एटम। या सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज मास नंबर या मास कहलाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन किसी के सेल में कितने, कितने सेल में, अब एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएं ये समस्या आ गई, क्योंकि एक डिस्क्रीट ऑर्बिट तो बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन भरने कितने भरने हैं? ये थोड़ी ज्यादा सारे ही भर दो ताकि रिवॉल्व होने के लिए जगह ही ना मिले, टकराएं। तो एक रूल बनाया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग वेरियस सेल इज डन अकॉर्डिंग टू बोहर्स एंड ब्यूरी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, सेल में, ताकि इलेक्ट्रॉन आराम से रिवॉल्व करें बिना टकराए। तो एक कंडीशन बना दी, एक फॉर्मूला बना दिया, किसने, बोहर्स एंड ब्यूरी ने। तो इस अब जरा ध्यान रखिए इसको, ये मेरे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर क्या है, सेल है, पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। मैं तीन ही सेल तक ले जा रहा हूँ, बाकी आपके 4-5 सेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 और एक ज्यादा क्या है, 4, 3, 4 भी पूछा जा सकता है। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको पता है, पहला पहला जो, ये देखो पहला सेल, फर्स्ट ऑर्बिट, इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट को मतलब फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल का नाम दिया
एन इसे एनर्जी लेवल बोलेंगे 1 और इसको नाम दिया उसने के दिया। फर्स्ट सेल अल्फाबेटिकली क्या दे दिया के और जो ऑर्बिट है उसको उसकी सबकी शेप क्या होते हैं, इस ऑर्बिट की शेप, इस ऑर्बिट की शेप, इस ऑर्बिट की शेप अलग है। जो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे एसपीडीएफ, एसपीडीएफ शेप सब ऑर्बिट की अलग-अलग है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे एसपीडी के एफ क्या है। यहाँ पर क्या पढ़ना है केएलएम। इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिए। उसने क्या कहा? उसने ये कहा क्या नाम है बोहर्स एंड ब्यूरी ने कहा जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी तो उसने एक रूल बना दिया। क्या रूल बनाया कि पहला ऐसे एक क्या बनाया देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किस कैसे हो सकते हैं बाय गिवन फार्मूला 2n स्क्वायर। मतलब किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n स्क्वायर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि n क्या है 1 2 और ये 3। जरा ध्यान से देखिए ये पहला सेल मतलब n इज इक्वल टू 1 के दे दिया। n इज इक्वल टू 1 मीन एनर्जी लेवल 1। ये सेकंड सेल को दे दिया n इज इक्वल टू 2 और इसका नाम दे दिया l। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अभी देखते हैं। इक्वल टू तीसरे सेल इसको दे दिया नाम n इज इक्वल टू एनर्जी लेवल 3 और इसको नाम दे दिया कैपिटल M और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम भले ही हो जाए। अब वो इस फॉर्मूले से दिया किससे 2n स्क्वायर से। अब ये फॉर्मूला क्यों बनाया? अब जैसे मान लो कुछ फायदा होगा इसीलिए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, अभी बताता हूँ। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने ये डिसाइड कर लिया कि 3 सेक्शन, 4 सेक्शन जितने मर्जी सेक्शन बने उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने एक कंडीशन डाल दी कि पहले सेक्शन में 15 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। 15 से ज्यादा बच्चे रखने ही नहीं है। दूसरे सेक्शन में 20 से ज्यादा नहीं रखने। तीसरे सेक्शन में 30 से ज्यादा नहीं रखने। ऐसी उसने एक रूल बना दिया। अगर मान लो 12 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो एक ही सेक्शन बनेगा। ध्यान से सुनिए 12 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो एक ही सेक्शन बनेगा। 15 बच्चे एडमिशन लेंगे तब भी एक ही सेक्शन बनेगा। अगर गलती से 17 बच्चे एडमिशन हो जाते हैं 9th क्लास में, 17 बच्चों का एडमिशन हो गया, उसका एक सेक्शन नहीं बनेगा, उसके सेक्शन 2 बनेंगे। क्यों बनेंगे 2? क्योंकि ए सेक्शन में 15 बच्चे लेने हैं, 15 ही लेने हैं, 16 नहीं लेने हैं। तो जो बच्चे बचेंगे वो सेक्शन बी में चलाएँगे और बी में कितने बच्चे जाएँगे केवल 2 ही बच्चे जाएँगे। इसका मतलब ये हुआ सेक्शन ए में अधिक से अधिक 15 बच्चे हैं तो 15 से ज़्यादा नहीं जाएँगे। सेक्शन बी में 2 बच्चे ही जाएँगे। पूरे साल में 2 ही बच्चे पढ़ेंगे सेक्शन बी में, उनको ए में मर्ज नहीं होया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल बना दिया गया है। अगर गलती से एडमिशन हो जाए कितने बच्चे हो गए मान लो 35 38 बच्चों के हो जाएंगे तो 15 बच्चे इसमें 20 बच्चे इसमें बचे कितने 3 बच्चे सेक्शन सी में पढ़ेंगे। कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये डाल दी जब तक मेरा सेक्शन ए पूरा नहीं हो जाएगा मैं आगे मूव नहीं करूंगा। मेरा पूरा सेक्शन बनेगा तभी आगे बच्चों को नया सेक्शन बनाऊंगा। अगर नए सेक्शन में 2 बच्चे आएंगे तो 2 ही बच्चे लिए जाएंगे। तो इसी हिसाब से इसने रूल बना दिया। कौन सा 2n के स्क्वायर 2n स्क्वायर के हिसाब से। अब ये पहला ऑर्बिट है, पहला सेल ये रहा देखो ध्यान से। ये पहला सेल है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? पहले सेल का मतलब n इक्वल टू 1 n की जगह 1 रख देंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। 2 इंटू 1 तो मेरे पास आ गया 2। तो पहले सेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं आएँगे। 3 हम इसमें नहीं रख सकते। किस फ़ॉर्मूले से? 2n के फ़ॉर्मूले से। तो जी दूसरे में कितने आएँगे? इसका मतलब के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। के सेल में फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब वो दूसरा सेल क्या नाम है? एल है। अब एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ध्यान रखिए। एल सेकंड सेल है। तो एल फॉर्मूला वही 2 एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो सेकंड सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 8 से ज्यादा नहीं होंगे। 8 से कम भले हो जाएं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। थर्ड सेल में 2n 2n स्क्वायर 2 n की जगह 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 इंटू 9 9 टू जा 18। तीसरे सेल में 18 होंगे। तो इसका मतलब पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 18। इसके हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उसने एक कंडीशन और डाल दिया आगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड आउटर मोस्ट सेल इज 8। अगर मान लो किसी टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम किसी भी सेल में बाहर जो बाहर वाला सेल है आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 से
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 का मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से, अगर बाय चांस मेरे पास 2 8 17 मेरे पास है इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन है। अब उनको बाँटना है। अब ज़रा ध्यान रखिए बेटे, पहला K सेल, फिर L सेल, फिर M और ये N। K में 2 होंगे, इसमें 8 होंगे, 10 हो गए, बचे 10, 10 इसमें आ गए। अब कहोगे जी इसमें 18 आते हैं तो 10 तो लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे 10 बिल्कुल भी, क्योंकि अगर 18 इसमें आते हैं, 10 माइनस कर दिया तो 8 बच गए। ध्यान रखिए। और अगर 10 मेरे पास आने चाहिए यहाँ, तो इसमें दूसरे सेल में कितने हैं? 8 हैं, तो 8 माइनस करेंगे तो 2 बचे। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा बच रहे हैं और इसमें कम बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा बच रहे हैं वो वाला नहीं लेंगे। क्यों 10 नहीं रखेंगे यहाँ पर? तो इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में अगर 3 या 3 से ज़्यादा 4 या 4 से ज़्यादा बच रहे हैं, तो उसमें 8 ही रखेंगे। 4 या 4 से ज़्यादा बचे, देखो 8 हैं, 10 हैं, तो 8 इसमें 8 बच रहे हैं, इसमें होने चाहिए 18, 8 बच रहे हैं देख लो। तो इसका मतलब इसमें हम 10 नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हम 8 रखेंगे, बच जो बाकी बचे वो आगे चले गए। अगर ये बाय चांस हो जाता 10 और 10 27, अगर ये हो जाता 20 और 10 और 27, अगर ये 27 हो जाता, अगर ये क्या होता 20 नहीं, हाँ 27 होता, अगर एटॉमिक नंबर क्या होता, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 27 होते हैं। 2 इसमें 8 इसमें, तो इसमें 17 आते हैं। 18 और 17 के बीच में डिफरेंस 1 का है। तब ये सही था, तब इसको आगे नहीं ट्रांसफर करते, तब कोई दिक्कत नहीं है। इट इज सफिशिएंट। इट इज सफिशिएंट क्यों? क्योंकि ये इसमें कितने बचे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसको हम भर सकते हैं। तो 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल कंप्लीटेड। अगले सेल में इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक पुराना सेल पूरा ना हो जाए। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए तभी हम अगला इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे। अगर ये सेल ये सेक्शन पूरा हो गया, सारे बच्चे आ गए इसमें, सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए 8 के 8, तो जो बचे हैं वो आगे जाएँगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट तभी करेंगे जब वो पुराना वाला सेल पूरी तरह से भर जाए। ये बोहर्स ने ये स्कीम दी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ज़रा ध्यान रखिए, ये मेरे पास क्या है? एटम, ये है सेल है। सबसे ये क्या है? पहला, अब तो आपको पता लग गया, पहला K, दूसरा L, तीसरा M। जो सबसे बाहर वाला सेल है वो M है, यहाँ पर देखिए। M इज़ द आउटर मोस्ट सेल। एम इज द आउटर मोस्ट सेल, ध्यान रखिए। एम इज आउटर मोस्ट सेल। जो सेल सबसे बाहर प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल जो सबसे बाहर प्रेजेंट जो सेल होगा, उसको हम आउटर मोस्ट सेल जो होगा बेटे, उसको हम वैलेंस सेल बोलने दें, उसे हम बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट इज दैट ऑर्बिट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड आउटर मोस्ट आउटसाइड ऑफ द आउट, सबसे जो बाहर होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। एटम का जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसे हम वैलेंस सेल बोलेंगे। अब इसे वैलेंस सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वैलेंस सेल जो है वो क्या होता है? जुड़ता है, रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ते हैं किसी और के साथ। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे हमारे को इसकी वैलेंसी पता लगती है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने का मतलब क्या है? ऑक्टेट करने के लिए। ऑक्टेट, अब ये ऑक्टेट एक नया शब्द आया, ध्यान रखना तुम्हारे लिए। 8th में पढ़ा होगा। अभी बताते हैं, देखो ध्यान से। ये क्या है? वैलेंस सेल वो सेल होता है जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। मीन्स सबसे बाहर वाला जो सेल होता है एटम का, वो हमारा कहलाता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल से हमें पता लगता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या पता लगता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता लगता है? वैलेंसी पता लगती है किसी भी एलिमेंट की। वैलेंसी पता लगती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल तो बाहर वाला है, और तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में प्रेजेंट हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में प्रेजेंट हैं, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। The electron which are present in the valence cell is known as valence electron, और या the number of electron which are present in outermost cell उसे हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे को क्या बताते हैं? वैलेंसी। और वैलेंसी क्या है अभी बताते हैं, देखो ध्यान से। वैलेंसी, किसी भी एटम के अंदर जुड़ने की ताकत कितनी है, कितने कर्जा लेने और कितने कर्जा देने की ताकत है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कितनी जुड़ने की ताकत है, कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है और कितने उसको चाहिए, और क्या कितने वो दे सकता है किसी को।
स्टेबल होने के लिए, मजबूत होने के लिए। कैसे क्या जैसे कहते हैं कि उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको दे दो ताकि वो मजबूत हो जाए, या किसी से उधार लेना है तो उधार लेके कोई मजबूत होगा, कोई उधार देके मजबूत होता है किसी को। तो इसका मतलब लेना और देना, ये क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने पैसे चाहिए एज़ पर रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पर स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो आप स्टेबल हो। जैसे ये रहा 8 पीछे क्या था देखो ऑक्टेट। अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो इसका मतलब आप स्टेबल हो। तो आपको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन लेते और देते क्यों हैं? अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अब स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल कैसे होगा कोई भी एटम? कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इट फॉर्म इट्स ऑक्टेट, उतने उसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसीलिए उसको क्या बेटे स्टेबल है। इट इज देयरफॉर इट इज स्टेबल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्टेन। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, किसी भी एटम की स्टेबिलिटी तभी ऑब्टेन होती है जब उसके आठ आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। उसी को बोलते हैं ऑक्टेट। टू फॉर्म इट्स ऑक्टेट, टू फॉर्म इट्स ऑक्टेट, टू फॉर्म इट्स ऑक्टेट का मतलब है टू बिकम स्टेबल। बिकम स्टेबल। स्टेबल कब होगा? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं। और इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन देगा, क्या होने के लिए? जुड़ने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। इसलिए वैलेंसी किसको बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एक एटम में जुड़ने की कितनी ताकत है। जुड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत कितनी है, उसको हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी ऑफ एन इनर्ट गैस इज जीरो। इनर्ट गैस का मतलब है, इनर्ट गैस जहां पर होगा नोबल गैस और इनर्ट गैस, नोबल गैस और इनर्ट गैस, ये दोनों क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसका मतलब स्टेबल का मतलब क्या है? इनके आउटर मोस्ट सेल में दे आर स्टेबल। इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इनका मतलब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की जरूरत किसको होगी? मजबूत किसको बनना है? जब इसके मजबूत है। देखो ध्यान से, अब मजबूत किसे बनना है, ध्यान रखिए। जरा ध्यान से रखिए, क्योंकि 10th में कोई बताएगा ये आपको, इसलिए 9th में प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। 10th में प्रॉब्लम आएगी, फिर कहोगे जी कहाँ से आया, हमने तो 9th में पढ़ा ही नहीं। और प्लीज बी केयरफुल फॉर दैट। अब ये हमारी जो है वैलेंसी आपने बोली, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में, ध्यान से सुनिए, किसी एटम के, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, अगर आउटर मोस्ट सेल में किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देगा, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। अब कहोगे जी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कैसे लूज करेगा? वही पता लग जाएगा। अगर मान लो मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम ले लिया, ध्यान से सुनिए, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अगर इसको बनाओगे 2 8 1, अब आपको पता लग गया, पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम। पहले में 2 होते हैं, आपने भी पढ़ा है। दूसरे में 8 होते हैं, अभी आपने पढ़ा है। दोनों 10 हो गए, बचा क्या? 1। 1 आगे चला जाएगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल हैं, और अभी आपने कहा कि अधिक से अधिक आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए। तो इसके आखिरी में 1 है और होने चाहिए 8, तो इसका मतलब इसको 7 चाहिए। अब इसको 7 देने वाला कोई नहीं है। इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि 7 देने वाला कोई नहीं है उसको। क्योंकि वो कहेगा तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन 1 है और 7 माँग रहे हो। तो कोई नहीं देगा इसको। कहेंगे बेवकूफ बना रहा है। तो ये किसी को देगा नहीं है। तब इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, ये 8 लाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा।
और ये इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसके ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा, सोचेगा ही नहीं और जो देने वाला है वो भी सोचेगा कि दूँ, नहीं दूँ? वो भी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है सोचने की, कि वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, नहीं देगा वो। इसीलिए ये दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी को, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आराम से दे देगा। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो ये वाला सेल मेरा हल्का हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या? K और L, यहाँ 2 और यहाँ 8, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। किसने लूज़ किया? सोडियम ने लूज़ किया। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो सेल हो जाएगा कम, सेल हो जाएगा कम। सेल कम हो जाएँगे तो साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और साइज़ छोटा हो गया तो मजबूत हो गया। आप कहोगे जी साइज़ छोटा मजबूत कैसे? एक बड़ी लकड़ी ली, उसको तोड़ी, टूट गई। उससे छोटी ली, तोड़ी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। तीसरी उसके फिर उससे छोटी ली, टूट गई, ज़्यादा और ताकत लगी और उससे छोटी ली, वो तो टूट ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि छोटा हो गया, मजबूत हो गया अब वो। तो इसका मतलब सेल उसने लूज़ कर दिया, अपने आप को मजबूत बना लिया। आउटर मोस्ट सेल में 8 भी पूरे हो गए। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए उसके ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। तो इसका मतलब जिसके आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो लूज़ करेंगे। उनकी वैलेंसी क्या होगी? 1, 2, 3 और वैलेंसी क्या होगी इसकी? प्लस। जो लूज़ करेगा उसकी वैलेंसी प्लस होगी। इनकी लूज़ करने की ताकत 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या आ जाए? 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हों। 4 वाला ना तो लूज़ करेगा, ना गेन करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये आप 10th में पढ़ोगे। 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में। जिसके आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे बोल रहे थे। आखिरी सेल में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, माँगेगा। 8 पूरे करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरे करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसने इलेक्ट्रॉन मांगा है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का। इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो -3, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो -1। ये जो माइनस है इसका मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसीलिए जो गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। इसकी वैलेंसी 3, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस कर दो 5, 8 में से 6 माइनस कर दो, 8 में से 7 माइनस कर दो। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वैलेंसी कोई पूछेगा? कुछ नहीं सोचना, 8 में से माइनस कर दो। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, वैलेंसी 1 कौन-सी? माइनस या प्लस? माइनस होगी। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी पूछता है, तो कहोगे 8 में से माइनस कर दिया, कितने बचे? 2, माइनस प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि गेन लिया है उसने। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 2 ही होगी। 2 है, तो इसने लूज़ करेगा, गेन करेगा, प्लस है माइनस? प्लस करेगा जी, क्योंकि ले सकता नहीं है। ध्यान रखना, उसी को बोले हम वैलेंसी। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, जितने P प्लस होते हैं, प्रोटॉन की संख्या होती है, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और मास नंबर आपने बताया अभी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर हम जोड़ दिया जाए, उसे हम मास नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन जो मास नंबर है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो मास नंबर आता है। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या एटम के अंदर जितनी है वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए वो हमारा मास नंबर होगा। और प्रोटॉन के मास को और इलेक्ट्रॉन के मास को, किसी एटम के प्रोटॉन के मास को न्यूट्रॉन के मास को जोड़ दिया जाए तो उसका वो क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास, प्रोटॉन की संख्या का मास, न्यूट्रॉन की संख्या का मास, दोनों को जोड़ दिया जाए किसी भी एटम के तो उसे हम मास बोलेंगे। और मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। आज चैप्टर आपका यहाँ तक ही है, और नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक हम कल करेंगे। एंड दैट्स फॉर टुडे।